तो साइड मेघा, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जोग्राफी हिस्ट्री चैप्टर 7 का। सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, की जो बिग मिस्टेक्स थी, ठीक है, इसको सीरियस मिस्टेक्स भी कहा जाता है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को। दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर। उनको लगता था कि हमारे यहाँ की जो नॉलेज है वो बहुत सारी एरर से भरी हुई है और अनसाइंटिफिक थॉट है। सो ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस, कि जो हमारे यहाँ का लिटरेचर है वो ना तो सीरियस है और लाइट हार्टेड है। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much efforts on encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature। उनको लगता था कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट्स करना, इतने सारे एफर्ट्स करना, ये बेकार है टोटली। इनको इस पे ऊपर कोई भी यूज़ नहीं आता था। किस पे किया जा रहा था प्रेशर? अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स पर। जेम्स वेल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। सबसे पहले जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट पर अटैक किया वो थे जेम्स वेल। The British effort, he declared, should not be to teach what the native wanted। उन्होंने कहा कि हमें नेटिव को वो नहीं देना चाहिए, टीच करना चाहिए जो वो पढ़ना चाहते हैं, और what they respect, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, in order to please them and win a place to their heart। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। The aim of education ought to be teach what was useful and practical। जो एम होना चाहिए एजुकेशन का वो होना चाहिए कि क्या बच्चों के लिए ज़रूरी है और वो प्रैक्टिकली कितना इम्पॉर्टेंट है। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। तो हमें इंडियंस को किसके साथ फैमिलियर करना चाहिए? साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के साथ दैट द वेस्ट हैज़ मेड, जैसा वेस्ट में मेड किया जाए, बनाया जाए, रादर देन द पोइट्री एंड सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। वो इन दोनों चीज़ों को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। सबसे पहले अटैक किसने किया था? जेम्स वेल ने इस पर। By the 1830s, the attack of the Orientalists became sharper। धीरे धीरे ये चीज़ जो अटैक था वो तेज़ होने लगा। One of the most unspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay। अब सेकेंड नेम आता है मैकॉले का। He saw India was an uncivilized country and needed to be civilized। उन्हें लगता था कि जो इंडिया है वो अनसिविलाइज है, असभ्य है यहाँ पर, तो इनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, तो हमें इन्हें सबसे पहले सिविलाइज करना होगा। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न एजुकेशन, ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू द व्हाट इंग्लैंड हैज़ प्रोड्यूस। उनको लगता था कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो इस वहाँ की एक ब्रांच के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकता, ये उनका मानना था। हु कुड डिनाई, डिक्लेयर्ड मैकॉले, दैट a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabica। उनको लगता था कि हमारी एक सिंगल शेल्फ भी जो है यूरोपियन लाइब्रेरी की वो वर्थ है, मतलब वैल्यूबल है, जबकि यहाँ का सारा लिटरेचर को अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया के। मैंने रिक्वेस्ट करना दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन द प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज। उन्हें लगता था कि इंडिया के ऊपर हमें इतना पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकॉले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। उनको क्या लगता था कि हमें इंडियन पीपल को इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करना ज़रूरी है। ही फेल्ट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड। जब वो इंडियन इंग्लिश पढ़ने लगेंगे, दे आर एबल टू स्पीक और रीड इन इंग्लिश, तो वो क्या कर पाएंगे कि लिटरेचर को पढ़ पाएंगे जो वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहा है। इट वुड मेक दैम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। इसके अलावा क्या होगा कि उनको अवेयर हो जाएंगे वो वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी में। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड थॉस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। टीचिंग ऑफ इंग्लिश ये एक ऐसा तरीका है जो इन पीपल्स को सिविलाइज कर सकती है, चेंजिंग देयर टेस्ट। इंडियंस का टेस्ट बदला जाएगा और वैल्यूज़ एंड कल्चर्स में भी इनकी चेंजेस आएंगे। फॉलोइंग मैकॉले मिनट्स, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या हुआ? मैकॉलेज की वजह से इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ 1835 का। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, कि इंग्लिश एक ऐसा वो रहेगा मीडियम जिससे हायर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल institution like the Calcutta Madrasa and the Banaras Sanskrit College।
और अभी हमें इस चीज़ों को रोक देना चाहिए। जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है, जो कलकत्ता मद्रासा है या बनारस संस्कृत कॉलेज है, दिस इंस्टीट्यूशन वर सीन एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस। वो कहता है ये किस तरह का मंदिर है, अंधेरे से भरा हुआ, दैट वॉज फॉलिंग ऑफ दमसेल्फ इनटू डिके, जो हमें बहुत बुरी तरह से किसी बहुत बुरी शय के अंदर फंसा देगा। सो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगिन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल। अब इसके लिए स्कूल्स के लिए क्या किया गया, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बनाई गई। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, अब एजुकेशन को ट्रेड के साथ व्यापार के रूप में जोड़ा गया। In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. 1854 के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में जो थे, उन्होंने एक डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल का इंडिया में। इशूड किसने किया था, चार्ल्स वुड ने, जो प्रेसिडेंट थे उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के। इट हैज़ केम टू बी नोन वुड्स डिस्पैच, ये किस नाम से जाना गया, वुड्स डिस्पैच के नाम से। आउटलाइनिंग कि आप बाहर कीजिए वहाँ की एजुकेशन पॉलिसीज़ को जो फॉलो की जा रही है इंडिया में। इट एम्फसाइज वंस अगेन, उन्होंने दोबारा प्रेशराइज किया कि जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू द ओरिएंटल नॉलेज। अब ओरिएंटल नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको दोबारा से डिस्कस किया गया, कंपेयर किया गया यूरोपियन लर्निंग को। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज इकोनॉमिक। वे एक जो मेन पॉइंट प्रैक्टिकली इसको किया गया डिस्पैच ने, वो क्या पॉइंट किया था, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड एनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि किसी तरह से इस तरह से व्यापार भी बढ़ेगा और एंड मेक दम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो डेवलप हो रहे हैं वहाँ की कंट्री में। इंट्रोड्यूसिंग them to European ways of life would change their taste and desire, कि जब हम उन्हें यूरोपियन सिस्टम बताएंगे, लाइफ का सिस्टम देंगे कि किस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड है, तो इन लोगों का, इंडियंस का भी टेस्ट जो है और उनकी डिज़ायर्स चेंज होने लगेंगे। एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और वो किसकी डिमांड करने लगेंगे, ब्रिटिश गुड्स की। तो डेफिनेटली ब्रिटिश का ट्रेड भी बढ़ेगा। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। तो इंडियंस क्या करेंगे, उसको जो यूरोपियन चीज़ें हैं, यूरोपियन गुड्स हैं, तो उनके बारे में उनकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली इनका यहाँ का ट्रेड भी बढ़ेगा। सो एजुकेशन को अभी इन्होंने साथ साथ ट्रेड के साथ अपना जोड़ लिया। वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल करेक्टर ऑफ इंडिया। उनको लगता था कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो इंडियंस का मॉरल करेक्टर भी इम्प्रूव कर देगी। इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल एंड होनेस्ट। अब इंडियंस कैसे हो जाएंगे, ट्रूथफुल हो जाएंगे और होनेस्ट हो जाएंगे। उनकी सोच के अकॉर्डिंगली हम अब तक ना तो ट्रूथफुल थे ना होनेस्ट थे। एंड थस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स, और जो ये क्या हो जाएंगे, पढ़ने के बाद ये इन्हें हम अपने सिविल सर्वेंट्स के वे में भी काम करवा सकेंगे। हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडिंग अपॉन, और आगे क्या होगा कि इन पर हम लोग ट्रस्ट कर पाएंगे कि कैसे इन पर ये हमारे अब ट्रस्टवर्दी पीपल बन जाएंगे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर। उनको क्या लगता था कि पहले ये फुल ऑफ मिस्टेक्स से भरा हुआ है इनका लिटरेचर। इट कुड नॉट ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी या कमिटमेंट टू वर्क। इनको लगता था कि अभी ये लोग अपने काम के लिए कमिट नहीं करते हैं। नॉर कुड इट डेवलप फॉर स्किल्स, ना ही इनमें कोई स्किल्स की डेवलपमेंट हो रही है ताकि जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। So following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. अब 1854 में जो डिस्पैच आया उसने कुछ बहुत से तरीके अपनाए एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को लेकर, कुछ सेटअप किए गए कि किस तरह के चीज़ें हमने यूज़ करनी है रिगार्डिंग एजुकेशन। स्टेप्स वर टेकन, कुछ स्टेप्स लिए गए। एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। इन 1857 while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. धीरे धीरे यहाँ पर कुछ सिस्टम सेट किए गए। Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. अब इनका जो सिस्टम था ये क्या चाह रहे थे कि यहाँ पर चेंजेस किए जाएं स्कूल सिस्टम को। What happened to the local schools? Local schools के साथ कैसा रहा? Do you know, have any idea of how children were taught in pre-British time? कैसे थे बच्चे वहाँ पर, कैसे पढ़ते थे? How you have ever wondered whether they went to school, if they and if there were schools, what happened to these
अंडर ब्रिटिश रूल, कि पहले कैसे स्कूल्स होते थे, कैसा सिस्टम होता था, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, ये रिपोर्ट है एक जो किसने तैयार की है, विलियम एडम ने। इन द 1830s विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी, ये क्या था, स्कॉटिश मिशनरी से था विलियम एडम। टूर, उसने यहाँ पर टूर किया द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में एंड बिहार में। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. यहाँ पर इसको भेजा गया था कंपनी की तरफ से कि आप एक रिपोर्ट बनाइए कि कैसा एजुकेशन सिस्टम है लोकल स्कूल्स के अंदर। इन द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग, जो उसकी रिपोर्ट थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। उनको लगता था कि लगभग 1 लाख पाठशालास हैं बंगाल और बिहार के अंदर मिलाकर। So these were small institutions with more than 20 students in each. उनको ये था कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बना रखे जिसमें कम से कम लगभग क्या है 20 या 20 से ज़्यादा बच्चे हर जगह हैं। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन द पाठशालास वर कंसिडरेबल, कितने बन गए, लगभग 20, और ओवरऑल वो कितने बता रहे हैं 1 लाख, तो 20 लाख हो गए। These institutions were set up by wealthy people, ये किसने बनाए हुए हैं, रिच पीपल्स ने या लोकल कम्युनिटीज़ ने। At times they were started by teacher गुरु, इन्हें कौन पढ़ाता है, गुरुज के द्वारा भी ये स्टार्ट किए गए हैं। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सीबल, जो सिस्टम है एजुकेशन का वो काफ़ी फ्लैक्सीबल है। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाठशालाज में होती हैं। देयर वर नो फिक्स फीस, कोई फिक्स फीस नहीं है। नो प्रिंटेड बुक्स हैं, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेज और चेयर, no blackboard, no system of separate class, no regular call register. It means कि यहाँ पर ना ही कोई अटेंडेंस रजिस्टर है, रोल कॉल रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। सेपरेट क्लास, इट मीन्स अगर कोई बच्चा 3rd का है या कोई 5th स्टैंडर्ड का है तो वो एक ही क्लास में बैठकर एक ही जगह पर पढ़ेंगे। ना ही कोई बिल्डिंग थी, क्योंकि ये टीचर्स अपने घरों में पढ़ाते थे या पेड़ के नीचे कहीं मंदिर में बच्चों को बैठ कर एजुकेशन दी जाती थी। ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशन थे और ना कोई रेगुलर टाइम टेबल होता था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री, कई बार क्या होता था क्लासेस कहाँ लगती थी, बनियन ट्री में। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल, कई बार गाँव की किसी दुकान पे या टेम्पल में भी दुकान यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और द गुरुज होम, या गुरु अपने घर पर पढ़ाया करते थे। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, फीस किस पे डिपेंड करती थी कि क्या पेरेंट्स की इनकम है। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो अमीर लोग होते थे वो ज़्यादा पे करते थे गरीब लोगों की बजाय। टीचिंग वॉज ऑरल, गुरु जो था वो ऑरली पढ़ाता था, रिटर्न एजुकेशन नहीं थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और वही डिसाइड करता था कि उसे क्या पढ़ाना है। इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट वर नॉट सेपरेटेड आउट इन द डिफरेंट क्लासेस, और जिस तरह से स्टूडेंट की नीड होती थी उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता था, ना कि कोई डिफरेंट क्लासेस होती थी। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी एक जगह बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, लोग वो गुरु जो होते थे टीचर बच्चों को अलग अलग देखकर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टीच किया करते थे। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू द लोकल नीड, उन्हें लगता था कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये किसके अकॉर्डिंगली सही है, जो लोकल पीपल्स की नीड है। फॉर इंस्टांस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, जब भी कभी हार्वेस्ट का टाइम आता था यानी फसलों की कटाई का, तो उस टाइम पर क्लासेस बंद कर दी जाती थी। व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड, क्योंकि जितने भी गांव के बच्चे होते थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ हार्वेस्ट के लिए जाया करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, पाठशाला कब स्टार्ट होती थी दोबारा से, जब फसल कट जाती थी और उसको स्टोर कर लिया। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी, इस तरह से जो किसानों की फैमिली के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते थे। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। Up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. अब यहाँ पर कंपनी का कंसर्न क्या था, हायर एजुकेशन के साथ। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाज टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर जो लोकल पाठशाला थी उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ इंटरफेरेंस नहीं किया। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि जो लोकल एजुकेशन है उसमें कुछ चेंजेस लाने जाने चाहिए। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, और ये कैसे लाएंगे, वो सिस्टम में कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके, इम्प्यूजिंग रूटीन बनाकर, एस्टैब्लिशिंग
कुछ रूल्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे और रेगुलर इंस्पेक्शंस के थ्रू। हाउ वर दिस टू बी डन, कैसे हुआ? वट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक? इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित। और इसमें किसने क्या क्या चीज़ें, क्या तरीके अपनाए? तो यहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया? गवर्नमेंट पंडित्स को, ईच इन चार्ज एट लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। हर पंडित को 4 से 5 स्कूल्स को देखना होता था, इंस्पेक्ट करना होता था। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई द एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। उसको वहाँ जाना है, देखना है पाठशाला में और इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टीचिंग को। ईच गुरु वर आस्क्ड टू सबमिट पीरियड रिपोर्ट। अब हर गुरु को क्या सबमिट करनी होती थी? पीरियोडिक रिपोर्ट की एक टाइमली रिपोर्ट सबमिट करनी है एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। टीचिंग वर नाउ टू बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। अब टीचिंग किसके बेस पर थी? टेक्स्ट बुक्स के बेस पर। एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। बच्चों को कैसे चेक किया जाएगा? एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू कि बच्चों ने क्या सीखा है पूरे साल में। स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस। अब बच्चों को रेगुलर फीस देनी होगी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, बच्चों को रेगुलर आना होगा स्कूल में, सिट ऑन अ फ्लेक्सिबल फिक्स सीट, बच्चों की सीट्स जो थी वो फिक्स कर दी गई, एंड ओबे द रूल्स, न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। बच्चों को डिसिप्लिन में रहना होगा और रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना होगा। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। पाठशाला में नए रूल्स बनाए गए जिसको किसने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट्स की ग्रांट्स से। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर कोई पर्सन इस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करना चाहता तो उसे गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं देगी। Over time, gurus who wanted to retain their independence would it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास। जो गुरुज थे जिनके पास खुद की आज़ादी रहती थी, अब क्या था? उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया था कि वो कैसे इन रेगुलर पाठशालास में काम कर पाएंगे। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स had another consequences. In their earlier system, the children from poor families had been able to go to the पाठशालास। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लैक्सीबल। पहले क्या होता था? जितने भी किसान की फैमिली के बच्चे हुआ करते थे उन्हें मुश्किल नहीं होती थी पाठशाला में जाने की, क्योंकि उनके पास उनका जो टाइम टेबल था वो फ्लैक्सीबल था। लेकिन अब क्या था? अब रेगुलर टाइम की बात आ रही थी। तो यहाँ पर सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लैक्सीबल तो उनके लिए ईजी था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। अब जो नया सिस्टम था वहाँ पर तो आपको रेगुलर अटेंडेंस देनी होगी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट, अगर हार्वेस्ट का टाइम है तो भी आपको तो स्कूल आना ही होगा। When children of poor family had to work in the field, अब उन्हें क्या करना होता था? वहाँ पर काम करना होता था खेतों के अंदर। So, inability to attend school came to be seen as indiscipline। अगर आप स्कूल नहीं आ पा रहे तो इट मीन्स क्या है? ये किस तरह से इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। एंड एविडेंस टू द ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। इट मीन्स कि आपके अंदर खुद की इच्छा ही नहीं है कुछ लर्न करने की। ये किसके अकॉर्डिंग था? ब्रिटिशर्स के। द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। British official was not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk to the need of a wider spread of education. British के अलावा और भी thinkers थे जो हमारे यहाँ education के बारे में सोच रहे थे। Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. उन्हें लगता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया को भी मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगी। दे रिक्वेस्ट द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर से? कि और स्कूल खोले जाने चाहिए, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, एंड स्पेंड मोर मनी और एजुकेशन, कि आपको एजुकेशन पर ज़्यादा और ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज फैक्ट्स इन चैप्टर 9। आगे हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो देयर वर अदर इंडियंस हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। अभी वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी कुछ क्रिटिक्स करने वाले थे। उसमें सबसे पहला नाम है महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर का। ये दो इंडिविजुअल थे जिन्होंने क्या कहा था? इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन क्या करेगी? हमें गुलाम बना देगी। महात्मा गांधी क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो क्या कर रही है? हमारे में एक इन्फीरियरिटी क्रिएट कर देगी इंडियंस के माइंड में। इट मेड दैम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। हमें क्या लगेगा कि वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सुपीरियर है और हमारा जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सो देयर वॉज प्रिजन इन दिस एजुकेशन। ये एक तरह से क्या है? जहर घोलेगी, पॉइजन जहर होता है। एंड महात्मा गांधी इट वॉज सिंफुल, कि ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है कि इट इंस्लेव्ड इंडियन, और इंडियंस क्या हो जाएंगे? एक तरह से इनके स्लेव बनकर रह जाएंगे।
It cast an evil spell on them, charmed by the West, appreciating everything that came from the West. Indians educated in this interview began admiring British rule. It means अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को एडमायर करते हैं तो इट मीन्स क्या बनता है कि हम धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ के किन की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ ब्रिटिशर्स की तरफ बढ़ रहे हैं. महात्मा गांधी wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें हमारी डिग्निटी भी बनी रहनी चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट भी. ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज स्टूडेंट टू लीव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी इंस्लेव. उन्होंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की नेशनल मूवमेंट के टाइम पर कि आप ये इंस्टीट्यूशन छोड़ दीजिए, जिसमें ये दिखाइए कि इंडियंस जो हैं वो अब आपके गुलाम बनने के लिए, गुलामी सहने के लिए तैयार नहीं हैं. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट द इंडियन लैंग्वेज ought टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग. महात्मा गांधी को लगता था कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है वही सबसे अच्छा तरीका है टीचिंग्स का. सो एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस. ये हमें क्या बना देंगे, एक तरह से अपाइज बना देंगे, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ऑन सोशल सराउंडिंग. हम किससे दूर हो जाएंगे, हमारे खुद के समाज के सराउंडिंग से. एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड. और हम अपनी ही धरती पर अजनबी बनकर रह जाएंगे. स्पीकिंग अ फॉरेन टंग. हम जो अगर फॉरेन टंग के अंदर बात करने लगेंगे, डिस्प्राइजिंग लोकल कल्चर, हम अपने लोकल कल्चर को ख़त्म कर देंगे. इंडियन एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस. इंडियन इंग्लिश एजुकेशन को नहीं पता कि हमने कैसे रिलेट करना है बहुत सारे पीपल्स के साथ. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज. उनको लगता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली वो किस पे फोकस करती है, रीडिंग एंड राइटिंग पर, जबकि हमारी ओरल नॉलेज इससे नहीं बढ़ेगी. इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रादर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. उन्हें लगता था कि ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये सिर्फ किस पर मेनली काम कर रही हैं, ये टेक्स्ट बुक को ही वैल्यूड कर रहे हैं, जबकि इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही लाइव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर, ना प्रैक्टिकल नॉलेज पर. ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought टू बी डेवलप्ड अ पर्सनस माइंड एंड सॉइल. वो कहते थे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक पर्सन के माइंड और सॉइल को भी डेवलप करे. लिटरेरी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इट सेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. लिटरेरी मतलब साक्षरता वो चीज़ नहीं है जिसमें हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो एक तरह से एजुकेशन काउंट नहीं होगी. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स. लोगों को अपने हाथ से काम करना आना चाहिए. लर्न अ क्राफ्ट, हमें क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट मीन्स चीज़ें आनी चाहिए. नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, कि किस तरह से हम अलग अलग चीज़ों से ऑपरेट कर सकते हैं. दिस वुड डेवलप दिस माइंड एंड दिस देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कि जिस तरह से इससे हमारा माइंड और हमारी कैपेसिटी बढ़ती है. As nationalist sentiment spread, other thinkers also thinking of a system of national education which would be radically different from that set of the British. अब किस दूसरे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हम उनकी बात करते हैं कि उनका क्या मानना था इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर. मैनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन. आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा शांति निकेतन के बारे में. डू यू नो वाई इट वॉज एस्टैब्लिश एंड बाय हुम. क्या आप जानते हैं कि ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और क्यों और कहाँ पर. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901. रविंद्रनाथ टैगोर ने इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया था 1901 में. एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. जब वो बच्चे थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो स्कूल जाने से नफरत करते थे. ही फाउंड इट सफोकेटिंग. उनको लगता था कि यहाँ पर बहुत ही सफोकेट और ऑप्रेसिव इन्वायरमेंट है. द स्कूल अपीयर लाइक अ प्रिजन. उन्हें एक स्कूल एक तरह से जेल की तरह दिखता था. फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग. वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये सिस्टम होना चाहिए. सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वाइल वुड वॉन्डर अवे. जब बच्चे अपने टीचर को सुन रहे होते थे तो टैगोर का जो माइंड है वो कहीं और ही चल रहा होता था. सो द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन. जो एक्सपीरियंस रहा उनका स्कूल डेज का कैलकाटा का, उसी से उन्होंने एक आइडिया सोचा कि किस तरह का एजुकेशन का आइडियाज़ होने चाहिए. ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी. वो चाहते थे कि ऐसे स्कूल्स होने चाहिए जहाँ बच्चे खुश रहें. वेयर शी वुड कुड बी फ्री. जहाँ बच्चे अपने आप में फ्री फील करें एंड क्रिएटिव, उनका माइंड कुछ क्रिएटिव हो सके. वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट एंड डिज़ायर. जहाँ बच्चे अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को रख सकें. टैगोर फेल्ट द चाइल्डहुड ought टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग. उनको लगता था कि जो बचपन है
वही एक टाइम है जब हम सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम वो सेटअप बाय द ब्रिटिश, उनको लगता था कि जो ये सिस्टम इन्होंने जो हमें रिजिड, हमारे लिए इतना मतलब फिक्स सिस्टम हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने डिसिप्लिन में ही रहना है, इससे बच्चों की जो सोच है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनके थिंकिंग स्किल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। टीचर्स हैज़ टू बी इमेजिनेटिव, टीचर्स कैसा होना चाहिए, इमेजिन करवाए, जो बच्चों को समझाए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, वो टीचर जो बच्चों को समझ सके। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप योर क्यूरियोसिटी, और बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करे। अकॉर्डिंग टू द टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द स्कूल टू बी क्रिएटिव, चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो आजकल के स्कूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के बनाए गए स्कूल्स बच्चों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों की सोचने की जो नेचुरल डिज़ायर थी वो सब ख़त्म करते जा रहे हैं। ना ही अब बच्चा क्रिएटिव होगा, ना ही उसके अंदर कुछ सेंस ऑफ वंडर होगा। टैगोर वॉज द व्यू ऑफ क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड ओनली विद इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। उनको लगता था कि कब हो सकता है क्रिएटिव लर्निंग, तभी आ सकती है जब हम उसे बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट पे रखेंगे। सो ही चूज टू सेटअप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा, इसलिए उन्होंने जो अपना स्कूल बनाया वो कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर बनाया। इन अ रूरल सेटिंग ही साइट हैज़ एन अबोर्ड ऑफ पीस, इट मीन्स यहाँ पर शांति बनी रहेगी, इसलिए उसका नाम शांति निकेतन रखा गया। वी आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, बच्चे किसके साथ रहेंगे, नेचर्स को जानेंगे। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट एट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, कि यहाँ पर बच्चे अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी के बारे में माइंड सेटअप करेंगे। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर महात्मा गांधी और टैगोर सिमिलर वे में सोच रहे थे। सो देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, कई जगहों पर डिफरेंसेस भी पाए गए। सो गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी सबसे बड़े क्रिटिक्स थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के एंड इट्स वर्शिप टू मशीन एंड टेक्नोलॉजी। उनको लगता था कि यहाँ पर बच्चों को किसकी पूजा करवाई जाएगी, एक तरह से मशीन्स और टेक्नोलॉजी की तरह बना दिया जाएगा। Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization and what he saw as the best within Indian tradition. उनको लगता था कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें बच्चे मॉडर्नाइज भी हों और इंडियन ट्रेडिशन को भी ना भूलें। He emphasized the need to teach science and technology at Shanti Niketan along with art, music and dance. उन्होंने किस पे एम्फोसाइज़ किया कि क्या ज़रूरत है इस टाइम पर हमें चीज़ें सिखाने की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, और इसके साथ साथ आर्ट, म्यूज़िक और डांस को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी अपने शांति निकेतन में। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national educational system could be fashioned. क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल्स और थिंकर्स को लगता था कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह से फैशन बन गया है। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स, बहुत से लोग थे जो इसमें इस सिस्टम में कुछ चेंजेस चाहते थे। एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड एज टू बी इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल, वो चाहते थे कुछ ऐसा कि लोगों तक पहुंचने से पहले इसमें बहुत चेंजेस होने ज़रूरी है। Others argued that the alternative system be created so the people were educated in a culture that was truly national. कुछ लोग चाहते थे कि इसमें अल्टरनेटिव्स करने चाहिए जिससे लोगों के लिए एजुकेशन ईजियर हो सके। Who was to define was truly national? The debate about what the national education ought to be continued till after independence. लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये आज भी यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये चीज़ें यहाँ पर चलती रही, इस पर डिबेट्स होती रही। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।